नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और इस होली के त्योहार पर रंग अपनों के साथ आप इस रंग के त्योहार का आनंद ले रहे होंगे। आप अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ इस त्योहार को मना रहे होंगे और इन रंगों में जो है आप अपनी जिंदगी के रंग का आनंद ले रहे होंगे। इसी के साथ भारत भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है और कुछ दिन पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इजराइल की यात्रा की गई और इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को एक नई इबारत यहां पर शुरू की गई। भारत इजराइल संबंधों की कहानी इसमें जानेंगे हम। क्या है भारत इजराइल संबंध और उनका हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कब से ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं और ये हमारे जो हैं प्रधानमंत्री महोदय। एक बार थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि अब भारत इजराइल के जो संबंध हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं और कब से ये चल रहा है। इजराइल के साथ भारत के जो संबंध है वो काफी विवादास्पद भी लोगों के द्वारा काफी अलग अलग तरह के विचार उस पर दिए जा रहे हैं। 1950 में भारत ने जो है इजराइल को एक राष्ट्र का दर्जा दिया। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, मिडिल ईस्ट में एक यहूदी देश है इजराइल। और इजराइल जो है उसका फलस्तीन के साथ काफी समय से संघर्ष रहा है। क्या कहानी है सारी कुछ हम लोग यहां पर बात करते हैं। इसकी शुरुआत 90s के दशक में होती है। रिलेशन अच्छे कर देगी, हालांकि हम देश के रूप में 1950 के आसपास मान्यता दे चुके थे। 90 के दशक में जो हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने पहले डिप्लोमेटिक प्रयास किए इजराइल के साथ, जो कोल्ड वार के बाद हमारे पहले प्रयास रहे। जो शीत युद्ध चल रहा था उसके बाद, यूएसएसआर का जो शीत युद्ध था उसके बाद ये हमारे प्रयास रहे इसके साथ, इजराइल के साथ। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो जमाना था या उसके बाद का जो 90 के बाद का जो गठबंधन सरकारों की दौर था, उसमें ये आगे बढ़ते गए। और अब हालत ये हो गई कि इजराइल जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन गया है। रशिया के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। हम इजराइल से काफी ज्यादा मात्रा में हमारे सुरक्षा के जो हथियार हैं वो खरीदते हैं और उन पर भी यहाँ पर डील हुई है, उस पर भी आएंगे। यूपीए सरकार आई, उसने भी कंटिन्यू इन सब चीजों को किया। यूपीए सरकार के जो दौरान यानी कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसके दौरान भारत के जो मिनिस्टर्स हैं वो एसएम कृष्णा के लीडरशिप में इजराइल की यात्रा पर भी जाते हैं। ये सब कुछ हुआ और हमारा यहाँ पर इजराइल के साथ 2000 का जो समय था, सन 2000 के समय में जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसमें एग्रीकल्चर, वाटर, होमलैंड सिक्योरिटीज और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, इन पर हमारा जो है समझौते होने की शुरुआत होती है। एक बात याद रखिए, इजराइल से जो है एग्रीकल्चर में हमने कुछ चीजें सीखी है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। राजस्थान में तो इजराइल से ड्रिप सिंचाई, आपके स्प्रिंकल सिंचाई, ये हमने जो है मरुस्थल को हरा कैसा किया जाए। मरुस्थल में जो कृषि करने की पद्धतियां हैं, क्योंकि आप देखेंगे इजराइल जो है वो रेगिस्तान के बीच में है और वहां पर उनके जीने का जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो आपके पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उन्हीं में आपको बेस्ट करना होता है। आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढने जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेटर है बच्चे, जहां जिस परिस्थिति में आप हैं वहां पर बेस्ट कीजिए और बुरी से बुरी परिस्थितियों में अच्छे से अच्छा काम करने का जो उदाहरण है, बड़े से बड़ा काम करने का जो उदाहरण है वो है इजराइल। इजराइल से आप सीख सकते हैं। मरुस्थल के बीच में एक देश है, आसपास के सभी पड़ोसियों से कोई अच्छे रिलेशन उसके नहीं है, उसके बावजूद भी रेगिस्तान को हरा भरा किया है, खेती किया है, खेती की अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आया है, डिफेंस में पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो अपने संसाधनों को मत कोसो, जो तुम्हारे पास है सोचो दुनिया में बहुत सौ के पास नहीं है, इसलिए उपलब्ध संसाधनों पर जियो। एक टाइम सब्जी बना रहे हो, 2 टाइम खाओ। जहां हो, जिस कमरे में हो, 10 बाई 10 के कमरे में सोचकर ऐसा महसूस करो मैं महल में हूं और वहीं पर पढ़ो, उसी में तैयारी करो, अपना 100% दो। अगर अपने उपलब्ध संसाधनों में खुश रहकर, खुश रहना बहुत जरूरी है, अगर तुमने अपने उपलब्ध संसाधनों में खुश रहकर मेहनत कर ली है तो तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। आ जाओ यहां पर मुद्दे पर। तो आगे ये जो है दौर ये कंटिन्यू चलता रहा। मोदी जी भी इजराइल गए और हमारे जो पहले जो हमारे लीडर थे इजराइल जाने वाले, वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी साहब, जो भारत के राष्ट्रपति थे। वो पहले व्यक्ति रहे, 2015 में जो है हमारे पहले लीडर थे जो इजराइल की यात्रा पर गए। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इससे पहले जो है 2017 में भी इजराइल की यात्रा पर गए थे और इजराइल के जो पीएम हैं वो भी भारत की यात्रा पर आए।
ये मोदी जी को अब इसमें हुआ क्या है एक बार समझते हैं। इसके महत्व क्या है? रणनीतिक साझेदारी है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही एक और वीडियो में हमने बात की थी भारत और फ्रांस के संबंधों की। भारत और अब कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल अपने सभी देशों के साथ, जिस तरह से अमेरिका के साथ खींचतान हमारी चली आ रही है, खैर हमारे साथ क्या, अमेरिका की सबके साथ ही खींचतान चली आ रही है, तो हमें बाकी लोगों को विकल्प के रूप में यूज करना होगा। वहां पर हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से अपने रिलेशन रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन काफी चुनौतीपूर्ण है इस समय। विशेष रणनीतिक साझेदारी है, दोनों देश अपने द्विपक्षीय बायलेटरल जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करने पर बात करेंगे। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रोस्पेरिटी, ये इसको नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वहां की संसद है, जिसको नेसेट कहा जाता है, उसको संबोधित किया है और मोदी जी को स्पीकर ऑफ द नेसेट का जो मेडल है ये भी दिया है। यहां पर एक बात याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो विरोधी राष्ट्र फलस्तीन और इजराइल, इन दोनों के ही सर्वोच्च सम्मान पाने वाले विश्व के कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं, जिनको फलस्तीन ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है और इजराइल ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान यहां पर दिया है। आतंकवाद से दोनों ही दुखी हैं, तो दोनों ने ही आतंकवाद के खिलाफ साथ होने की बात कही है। गाजा शांति जो योजना है उसका समर्थन किया है। गाजा शांति योजना जो है यह प्रस्तावित है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप जो है फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वहां पर एक क्षेत्र है गाजा, उस गाजा को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो गाजा शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक योजना बनाई है, गाजा शांति योजना। उसका मोदी जी ने और जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने, दोनों ने इसका समर्थन किया है। आयरन, अब रक्षा को लेकर क्या काम हुआ? आयरन डोम तकनीक, ये काफी महत्वपूर्ण तकनीक है जो इजराइल के पास है। इजराइल में कोई भी मिसाइल जाएगी तो उन्होंने एक ऐसा आवरण अपने यहां सेट कर रखा है कि उसमें जो है कोई भी मिसाइल इंटर करेगी तो वो मिसाइल स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो भारत जो है इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है। ये जो है मेक इन इंडिया के तहत, यानी कि भारत में बने, ऐसी चर्चा हो रही है। दोनों के बीच में रक्षा सौदे भी हुए हैं। रक्षा सौदे जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इनको लेकर काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। लगभग कुछ जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि 27 जो है एग्रीमेंट हुए हैं दोनों के बीच में, लेकिन काफी जगहों पर 16 एग्रीमेंट की भी बात आ रही है। कितने हुए हैं वो नहीं, लेकिन हाँ, भारत और इसके बीच में कुछ हस्ताक्षर हुए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, एक महत्वपूर्ण, इस समय व्यापार जो है उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत और इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है आई मेक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है। आई मेक क्या है? आई मेक को थोड़ा सा जानते हैं। आई मेक के साथ आई मेक प्लस पर भी एक चर्चा हुई है, वो क्या है, दोनों के बारे में। स्टार्टअप आज की हमारी सोच है ही सही, तो ये तो रहेगा। आई मेक क्या है, थोड़ा सा आई मेक को जानते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक अखबार की कटिंग ली है और आई होप आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियरिटी से, ठीक है। देखिए आई मेक क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये भारत है, ये है हमारा भारत, और इस भारत को यहां से इस तरह से यूएई, ये अपना अरब प्रायद्वीप आ गया, यहां से इस अरब प्रायद्वीप से होते हुए और यूरोप तक जोड़ने का जो है ये है आईमेक कॉरिडोर। आईमेक कॉरिडोर जो है यहां से इस तरीके से स्वेज नहर का यूज करेगा। अब इसमें आईमेक प्लस में क्या किया है, मिस्र को भी इसमें शामिल कर दिया है आईमेक प्लस में, तो मिस्र के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। आईमेक कॉरिडोर क्या था, भारत से यूरोप सामान भेजने में 40% समय लगेगा और 30% पैसा बचेगा। रास्ता अगर शॉर्टकट हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचनी है। ये क्या है, 2023 में आईमेक बना था, दिल्ली में जब G20 की समिट हुई थी उस समय आईमेक को लॉन्च किया। मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा भारत को, मुंबई से यूएई, फिर रेल या सड़क मार्ग से सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल यहां तक जाएगा, और इसकी वजह से भारत जो है काफी पैसा बचा लेगा। ऐसी भारत और ये सारे देश जो है इनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनेगी। जितनी अच्छी हम कनेक्टिविटी बना लेंगे उतना ही हमारे लिए और हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए अच्छी बात होगी। अब आईमेक प्लस क्या है, आईमेक प्लस में हमने क्या किया है, अब हमने अफ्रीका तक इसका, यहां से जो ये कनेक्शन है, ये इधर इसका कनेक्शन जो है हमने अफ्रीका में भी सेट कर दिया। और अफ्रीका आपको पता है जहां पर काफी सारे, अफ्रीका काफी रिच है मिनरल्स में, खनिजों में काफी रिच है, तो वहां से हम लोग रेयर अर्थ मिनरल जो हैं उनको भी हम लोग निकालने के बारे में बात कर रहे हैं, उनका भी यूज हो। वो क्या कहानी है,
अब भारत क्या करेगा, आईएमएफ प्लस में मिस्र और अफ्रीकी देशों को भी भागीदार बनाएगा और इसको अफ्रीका के साथ भी जोड़ेगा ताकि वहां तक भी भारत की पहुंच बनाई जा सके। इसमें क्या हुआ, भारतीय सामान अफ्रीका और यूरोप तक भी पहुंचेंगे। ये सब केनिया, इथोपिया, दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया जैसे देश भी जुड़ेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स, कृषि रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे लिथियम आयन बैटरी हो गया तो उसके लिए यूज होने वाला लिथियम हो गया, और भी बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे खनिज होते हैं जो हमारे देश में नहीं मिल पाते या बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जिन पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो जो खनिज जो हमारे टेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं, हमारी बैटरीज में यूज हो रहे हैं, उन सबको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, जो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इनके लिए हमें एक नए मार्केट की आवश्यकता है, एक नई जो सोर्स है उसकी आवश्यकता है, उसके लिए सरकार यहां तक अपनी पहुंच जो है वो बना रही है। तो ये था भारत और इजराइल के संबंध। यहां पर जो है आपसे एक सवाल है, स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर का हमने यहां पर एक जिक्र किया है, स्वेज मार्ग से ये था, इस माल के पहुंचने में स्वेज नहर के मुकाबले 40% कम और 30% जो पैसा है वो बचेगा। पहले हम लोग स्वेज नहर से भेज रहे थे, यहां से इधर होकर, पहले अपना रास्ता जो है वो इस तरीके का था, यहां से स्वेज नहर, अब यहां से हम सीधा भेज रहे हैं। तो यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है, स्वेज नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है? आपको बताना है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। इसी के साथ अगर हम कुछ और बात करें, इसमें मोदी जी ने होलोकास्ट म्यूजियम का भी दौरा किया है। होलोकास्ट, अभी जो मोदी जी यात्रा पर हैं तो उन्होंने यात्रा पर गए थे तो उन्होंने होलोकास्ट म्यूजियम का भी दौरा किया। होलोकास्ट म्यूजियम क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय इजराइल, उस समय सॉरी, जर्मनी के जो नाजी शासक था हिटलर, उस हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, और उन्हीं 60 लाख जो यहूदी थे उन्हीं की स्मृति में ये बनाया गया है होलोकास्ट म्यूजियम। और मानवता के खिलाफ हुए अपराधों के पीड़ित जो थे उनको श्रद्धांजलि मोदी जी ने दी है। 60 लाख यहूदियों को मरवाया है हिटलर ने, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात हुई। एक बहुत इमोशनल बात, मोदी जी हमारे इमोशनल, तो मोदी जी को इमोशनल नस पकड़ना आता है। मोदी जी ने बहुत जबरदस्त कमेंट किया है, इजराइल को यहूदियों की पितृभूमि कहा, फादरलैंड। इजराइल को कहा है कि ये तो आपका फादरलैंड है, लेकिन भारत क्या है, आपका मदरलैंड है, भारत आपकी मातृभूमि है। तो हमारे मोदी जी जहां भी जाते हैं अपनी रिलेशन जो है, अपनी जो इमोशनल, जो उनका उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको जरूर वो सामने रखते हैं, तो उसी का यहाँ पर एक परिचय दिया है। चलिए आज के लिए कहानी को यही विराम देते हैं, बाकी चर्चा अगली क्लास में।